गुड आफ्टरनून टू ऑल। और कैसे हैं सभी? चलिए आज हम 5 प्लान की सेकंड पार्ट पे आते हैं। और पिछले वाला आई होप कि आपको पिछला वाला जो वीडियो था उसमें मैंने 2 5 प्लान कराए थे, वो आपको अच्छे से पसंद आए होंगे, ठीक है ना। और आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड वाले 5 प्लान में थोड़ा सा वो जो वीडियो था वो थोड़ा सा कट गया था। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है ना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें मैंने बताया था एक तो कि भिलाई तीन संयंत्र लगाए गए थे ना, 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। एक तो भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था, स्टील प्लांट, एक तो लगाया गया था भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है ना। और दूसरा लगाया गया था राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया था, ठीक है ना, राउरकेला स्टील प्लांट। और तीसरा लगाया गया था जिसका नाम है दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे आपके जो दूसरा वाला ये 5 प्लांट था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ONGC, इसका भी प्लान लगा था। HECL हैवी इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा नेवेली कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। यानी इसको बोलेंगे नेवेली कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड NCL, ठीक है ना। और लिग्नाइट बोलेंगे नेवेली लिग्नाइट इंडिया लिमिटेड NLC। ये है कहाँ लगा था? चेन्नई में लगा था बेटा, चेन्नई एक ही लगा था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सेकंड 5 प्लान नहीं आपके लगे थे। अब इसके बाद में हम आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पर। किस पे आते हैं? चलो मैं इसको हटा देता हूँ। हमारा कौन सा 5 प्लान है? तो थर्ड 5 प्लान पे आते हैं। देखो ध्यान से देख लेंगे यहाँ पे थर्ड 5 प्लान यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका समय अवधि क्या है? समय अवधि है 1961 से 1966 तक। किसकी समय अवधि? मॉडल क्या था इसका? मॉडल लिख लो। मॉडल था सुख में चक्रवर्ती मॉडल क्या था? सुख में चक्रवर्ती मॉडल। सुख में चक्रवर्ती मॉडल, ये इसका मॉडल है, सुख में चक्रवर्ती मॉडल। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, इसके बारे में जान लो। इसमें क्या था? तो उन्होंने कहा था कि हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था को क्या बनेंगे? इंडिपेंडेंट और साथ में आत्मनिर्भर बनेंगे। टू मेड इंडिपेंडेंस इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को
स्वतंत्र बनाना, ठीक है, अर्थव्यवस्था को बनाना। और सेल्फ एक्टिव पोजीशन, सेल्फ एक्टिव पोजीशन तक पहुंचाना, आत्मनिर्भर की स्थिति, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता की स्थिति तक पहुंचाना, ठीक है ना, ये है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इसमें टॉप प्रायोरिटी इसको दी गई थी। अगर ये कहें कि थर्ड 5 प्लान में प्रायोरिटी इसको दी गई थी, देखो प्रायोरिटी इसको दी गई थी, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किसको दी गई थी, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता किसको दी गई थी, प्राथमिकता एग्रीकल्चर को, यानी कृषि, कृषि को प्रायोरिटी दी गई। और कृषि के अलावा एक और पॉइंट लिख लेंगे बेटा, इंडस्ट्री को, दूसरा नाम क्या है, इंडस्ट्री यानी उद्योग। देखो नीचे कट तो नहीं रहा, बताओ मुझे, ऐसा पूरा विजिबल हो रहा है ना, दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा, ठीक है ठीक है, ओके। तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू मेक ही करो उसको। बेटा इंग्लिश पे ध्यान मत देना, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं, आप उसको सही कर लेना। टू मेक इंडिपेंडेंस इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना, सेल्फ एक्टिव पोजीशन तक पहुंचाना, आत्मनिर्भरता की स्थिति तक पहुंचाना। दूसरा है प्रायोरिटी किसको दी गई, प्राथमिकता किसको दी गई, तो एग्रीकल्चर कृषि को, और इंडस्ट्री यानी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूं कि जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी जो जीडीपी की वृद्धि दर थी, जीडीपी वृद्धि दर थी, इस जीडीपी ग्रोथ रेट में टारगेट क्या रखा है इन्होंने, लक्ष्य क्या रखा, ठीक है ना, इन्होंने रखा 5.6% का लक्ष्य रखा। अच्छा अचीव क्या किया था, प्राप्ति क्या थी, लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, तो ये 2.42%। इसका मतलब है कि ये जो प्लान था ये क्या हो गया बेटा, प्लान फेल्ड हो गया, प्लान फेल्ड हो गया, असफल हो गया, असफल हो गया, ठीक है बेटा, ये प्लान फेल्ड हो गया। जहां पर इसने टारगेट रखा था 6% का ग्रोथ रेट का टारगेट जीडीपी का, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई 2.42%। चलिए अब हटा दे रहा हूं इसको। थर्ड 5 प्लान फेल क्यों हो गया था, इसका रीजन क्या था, इस प्लान के फेल होने के कारण क्या थे, कॉज ऑफ फेल टू दिस प्लान, इस योजना के फेल होने के कारण, इस योजना के फेल होने के कारण, ठीक है। चलो देखो पहला कारण क्या है, एक नहीं 3 कारण थे। इंडिया चाइना वॉर, पहला लिख लो, इंडिया चाइना वॉर यानी भारत चीन युद्ध, ये हुआ था 1962 में। ये जो हम इंडिया के ये जो हमारा मैप है, ये जो हमारा मैप है जम्मू कश्मीर वाला, इस तरीके से ये वाला कौन अक्साई चाइना का, और ये वाला पीओके वाला, ठीक है ना, ये हमारा पीओके वाला क्षेत्र है। तो ये पाकिस्तान के पास है और ये चाइना के पास है, तो ये वाला चला गया। दूसरा रीजन क्या रहा, इंडिया पाक वॉर यानी भारत
पाकिस्तान युद्ध, और ये हुआ था ये भारत पाकिस्तान 1965 में। बेटा 1962 में ही इमरजेंसी लग गई थी, ठीक है ना, 1962 में इमरजेंसी लग गई थी, 1965 में होता। तीसरा पॉइंट लिख लो, तीसरा पॉइंट लिख लो, ड्रॉ। सूखा, ठीक है ना, और ये कब हुआ था 1966 में। ये तीन रीजन, एक रीजन 1962 में भारत युद्ध, दूसरा भारत पाक युद्ध, और तीसरा सूखा पड़ी थी। तो बड़ा ध्यान रखो, ये तीन तीन रीजन थे जिसकी वजह से ये अर्थव्यवस्था, ये जो पायलट प्लान था, ये क्या हो गया, फेल हो गया था, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट, यहीं पर एक और स्टील प्लांट लगा, इसका नाम था बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो, बोकारो स्टील स्टील संयंत्र, बोकारो स्टील संयंत्र लगा था, किसके सहयोग से, बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ रसिया, यानी रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से, बाय द हेल्प ऑफ रसिया। क्लियर। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ लगा था, ये भी लिख लो, ये लगा था बेटा, ये लगा था आपका बोकारो, झारखंड में पड़ता है, झारखंड, झारखंड में पड़ता है, बोकारो लगा था झारखंड में, बड़ा क्लियर है। तो ये तीसरे 5 प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट लगा था और 3 स्टील प्लांट लगे थे हमारे सेकंड वाले, पता है एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया और यहाँ पे स्टील प्लांट इंडस्ट्री पे भी ध्यान दिया गया, बड़ा क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, 3 5 प्लान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में अब आता है हमारा 4th वाला, फोर्थ 5 प्लान, फोर्थ 5 प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। लेकिन बेटा इसको शुरू करने से पहले गैप लिया गया था, मैंने बताया था आपको, एक गैप लिया गया था। चलो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको बाद में करेंगे, हम गैप के बारे में बताए थे, वो गैप क्या था। प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे, इसको बोलेंगे योजना अवकाश। इसका टाइम पीरियड है हमारा 1966 से 1969। ये हमारा 3 साल का गैप है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 प्लान चलेंगे, उसके बाद में 3 साल का गैप आएगा। ये जो गैप है ये क्यों किया गया था भाई, तीसरा 5 प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था। यहां पर लक्ष्य रखा था 5.6% का और अचीवमेंट हुआ 2.42% का। अब गवर्नमेंट के पास उतने संसाधन नहीं थे कि 4th 5 प्लान को इंप्लीमेंट कर सके, इसके लिए उन्होंने ये गैप लिया और इसमें 3 एनुअल प्लान चलाए गए थे 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69। ये 3 जो है एनुअल प्लान चले थे। अच्छा यहाँ पे क्या क्या दिया गया, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहले तो जो इंडियन रुपीज था, इंडियन रुपीज जो भारतीय रुपया था, इसका क्या किया गया, डिवैल्यूएशन किया गया, डिवैल्यूएशन, इसको बोलेंगे अवमूल्यन,
अवमूल्यन किया, कब किया गया है? 1966 में। देखो अच्छी ध्यान रखो, भारतीय जो रुपया है, जो भारतीय मुद्रा है, इंडियन करेंसी जो उसको 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। 1949 में फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम हुआ है जो मैंने लिखा है 1966 में, और थर्ड टाइम हुआ है 1991 में। 3 बार डिवैल्यूएशन हो चुका है भारतीय। डिवैल्यूएशन होता क्या है? अवमूल्यन क्या होता है? डीवैल्यूएशन। इंडियन करेंसी, इंडिया जो रुपया है उसको डिवैल्यूएट कर देना, उसका मूल्य जानबूझकर कम कर देना। किसके कंपेरिजन में? यूएस डॉलर के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते हैं हम किस में करते हैं? यूएस डॉलर में करते हैं। तो यूएस डॉलर में डॉलर के मुकाबले इंडिया का जो रुपीज है उसका जो वैल्यू है उसको क्या कर देना? डाउन कर देना, उसको डाउन कर देने से क्या फायदा है? इससे हमें फायदा क्या है? इससे हमें फायदा है, एक तो इंडिया में क्या बढ़ जाता है? एफडीआई बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ जाता है बेटा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ जाता है। उससे फायदा क्या होता है? जब एफडीआई आएगा तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डिवैल्यूएशन किया जाता है। 3 टाइम डिवैल्यूएशन हो चुका है, दोबारा सुन लो। 1949 में, 1966 में, 1991 में 3 बार भारतीय मुद्रा का डिवैल्यूएशन हो चुका है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है इससे। अब दूसरा पॉइंट क्या है रखना है? दूसरा देखो, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट आप ध्यान करो, यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, इसको बोलेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति। देखो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में यानी भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके कौन आया? तो लिखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन लेके आया बेटा? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, ये लेके आए, एम.एस. स्वामीनाथन लेके आए। कब लेके आए? तो 1966-67 में। ये तो इंडिया में लेके आए एम.एस. स्वामीनाथन। और ये किस क्रॉप के लिए आए थे? क्रॉप का नाम क्या था? तो ये लाए थे यहाँ पर गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं यानी वीट के लिए। हालांकि दोबारा जो 1983 में एक और बार फिर दोबारा से आया था, वो आया था बेटा राइस के लिए, चावल के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है इसको अच्छे से पढ़ेंगे बाद में किसी और क्लास में। फिलहाल इतना जान लो, गेहूं की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर बेटा? चलो मान लिया कि ये तो आई थी इंडिया के अंदर, लेकिन अगर पूछा जाए वर्ल्ड में कौन लिखा है? विश्व में लिख लो नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग उसको लेके आए थे 1954 में। 1954 में नॉर्मन ई बोरलॉग लेके आए थे। क्या लेके आए थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन। विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन लिखा है नॉर्मन जी। आपको शायद पता हो कृषि के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है बोरलॉग अवार्ड। क्या अवार्ड है बेटा? बोरलॉग अवार्ड। इन्हीं के नाम पे दिया जाता है बेटा, बोरलॉग अवार्ड। क्लियर है? चलो देखो, अब हटा दे रहा हूं इसको। एक दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से गैप में ये याद रखना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। दूसरा क्या आया? दूसरा आपका जो है इंडिया में करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया गया। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने। समझ में आ गया बेटा? और ये अवकाश किया क्यों गया था? उसका रीजन क्या था आपको पता है? ये अवकाश क्यों किया गया था? लेक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों की कमी थी। और जो तीसरी पाइपलाइन था वो फेल हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गैप है वो क्यों किया गया, जो गैप हुआ था 3 ईयर का, वो क्यों किया गया था? तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, आप चाहो तो लिख लो उसको। मेन रीजन क्या था? मेन रीजन क्या था इसके पीछे प्लान गैप हुआ था?
इसके पीछे मेन रीजन क्या था पता है? एक तो युद्ध हो गए थे, इससे प्लान फेल हो गया था, और दूसरा क्या था? लेक ऑफ रिसोर्सेस, या रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल होने से, तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल होने से ये हुआ था। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाते हैं हमारे चौथी पंचवर्षीय, फोर्थ फाइव प्लान का टाइम पीरियड लिख लो इसका। टाइम पीरियड क्या था? समयावधि क्या थी इसकी? 1969 से स्टार्ट होगा और 1970 तक जाएगा, यानी ये प्लान हमारा फोर्थ वाला है। चलो मॉडल क्या था भाई इसका? मॉडल लिख लो बेटा। मॉडल क्या था इसका? मॉडल लिख लो अशोक रुद्र एंड LMS मॉडल। अशोक रुद्र एंड LMS मॉडल था। अशोक रुद्र एंड LMS मुरे मॉडल। अशोक रुद्र, हिंदी में लिख दे रहा हूं बेटा मैं, अशोक रुद्र एवं LMS मुरे मॉडल, ये था मॉडल अशोक रुद्र एंड LMS मुरे मॉडल। क्लियर है बच्चा? चलो ऑब्जेक्टिव क्या था? उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव क्या था? उद्देश्य क्या था बेटा? तो उद्देश्य के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में लिख लो क्या था। देखो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो हमारा फोर्थ फाइव प्लान था, इसमें ऑब्जेक्ट क्या गया था कि स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास करना। जो डेवलपमेंट होगा आपकी बार इकोनॉमी का, उसमें क्या स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। दोनों को लेकर के हम चलेंगे, तब जाके हमारा विकास होगा। चलो लिखेंगे इसको बेटा। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थिरता, ठीक है ना। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और एक और लिख लो एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव, मतलब स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, ठीक है ना। इसको लिख लो स्थिरता एवं प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास, या प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास या वृद्धि। ये है आपके फोर्थ फाइव प्लान का जो है ऑब्जेक्ट था। ऐसे करें, क्या था भाई इसका? जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट। वृद्धि दर क्या थी यहां पर? वृद्धि दर लिखो। टारगेट यानी लक्ष्य क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था, इन्होंने कहा कि भाई हम इसको बढ़ा लेंगे। 5.6% का लक्ष्य रखा गया था, जो थर्ड फाइव प्लान में था। अच्छा अचीवमेंट क्या था? अचीवमेंट क्या था, यानी प्राप्ति क्या हुई थी? अगर प्राप्ति की बात करें 3.3% की प्राप्ति, इसका मतलब ये प्लान भी क्या हो गया? प्लान वॉज फेल्ड, ये भी प्लान फेल्ड हो गया, असफल हो गया बेटा, असफल, ये असफल। मॉडल था अशोक रुद्र एंड LMS मुरे मॉडल।
उद्देश्य क्या था? स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास। जीडीपी ग्रोथ रेट जो था टारगेट था इसका 5.6% का और अचीवमेंट हुआ 3.3% का, और ये प्लान पूरी तरह से फेल। ऐसा क्या हुआ कि प्लान फिर से फेल हो गया? चलो देखो ध्यान से, हटा दे रहा हूं बेटा इसको, ध्यान से सुनना। ये प्लान फेल क्यों हुआ था? तो आप ध्यान करो, इंडिया पाक वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए। इंडिया पाक वॉर, ठीक है ना, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? ये 1971 में। आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए या उसकी स्वतंत्रता के लिए जो है ये युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर? इस वजह से ये फेल हो गया था। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट लागू किया गया था यहाँ पे जिसको हम नाम देते हैं प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स जो है यहीं पर एबोलिश किया गया था इस प्लान में, प्रिवी पर्स। चलिए, तो ये हमारा चौथा 5 प्लान था, हटा देना इसको। चौथे 5 प्लान में और क्या पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इस चौथे 5 प्लान में बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, इन्होंने बैंकिंग की तरफ ध्यान दिया। बैंकिंग की तरफ ध्यान दिया, बैंकिंग जो सेक्टर था, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र, इसकी तरफ ध्यान दिया। प्रधानमंत्री कौन थी बेटा यहाँ पर? प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, या प्रधानमंत्री थी। इन्होंने क्या किया कि जो भी बैंकें इस समय मनमानी कर रही थी, मनमानी का मतलब है जो प्राइवेट बैंक थी सारी, कोई गवर्नमेंट बैंक तो थी नहीं, तो यहाँ पर जो भी जितनी भी उस समय प्राइवेट बैंकें थी जो मनमानी कर रही थी, मनमानी करने का मतलब है कि उनको प्रॉफिट चाहिए था, और प्रॉफिट पाने के लिए जो उनको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता था, देता था, उसको वो क्रेडिट करते थे, लोन देते थे। और जो उनको लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता था या देता था, तो उनको वो लोन नहीं देते थे या फिर क्रेडिट नहीं करते थे। इससे क्या हुआ? गरीब और अमीर की खाई बढ़ने लगी। उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर बैंक्स का क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया। इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। अच्छा, नेशनलाइजेशन तो जानते हो क्या होता है? ये नेशनलाइजेशन क्या होता है? ये जो वर्ड में लिखा है नेशनलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कोई भी प्राइवेट एंटिटी है, कोई भी प्राइवेट संस्था है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई निजी, प्राइवेट का मतलब होता है निजी संस्था, कोई निजी संस्था है, अगर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है 51% प्लस मोर देन, यानी 51% से ज्यादा हिस्सेदारी यानी शेयर होल्डिंग ले लेती है, हिस्सेदारी खरीद लेती है। कौन खरीद लेती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बन जाता है, इस पर इसके जो राइट है, इसके जो टर्म और कंडीशन है, इसके रूल्स और रेगुलेशन बनाने का राइट गवर्नमेंट के पास आ जाता है, क्योंकि 51% का शेयर होल्डिंग किसके पास आ गई? सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गई। इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन, ठीक है ना। और बाकी बचे हुए कौन होते हैं? तो सर बाकी बचे हुए होते हैं आपके कौन? सब्सिडरी या शेयर होल्डर्स। इनको मिलता है डिविडेंड, इनको मिलता है पीस ऑफ द प्रॉफिट। देखो नेशनलाइजेशन देख लो, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। और कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
हालांकि जब बैंकिंग कराऊंगा आपको बैंक का टॉपिक कराऊंगा तो मैं आपको अच्छे से इसको कौन सी 14 बैंक थी, क्या कंडीशन थी और किस तरीके से इनको रेसर किया गया वो तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 4th 5 प्लान का कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में आ जाओ 5th 5 प्लान, देख लो यहाँ पे लिख लो 5th 5 प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान, इसको बोलेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है बेटा। ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड क्या है इसका, टाइम लिख लो बेटा, समय 1974 से 1978 तक। बिल्कुल सही समझा आपने, 4 वर्ष का प्लान था, क्योंकि होना तो चाहिए कब तक, 1979 तक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट ने इसको जो है 1 वर्ष पहले ही बिफोर 1 ईयर इसको क्या कर दिया था, इसको एंड कर दिया, समाप्त कर दिया था, 1 साल पहले इसको समाप्त कर दिया था, इसलिए 4 वर्ष का प्लान है। चलिए लिखो मॉडल क्या था बेटा इसका, मॉडल यानी ये किस मॉडल पर आधारित था, किस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है सर गॉडगिल प्लान किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना 3rd 5 प्लान को ही गॉडगिल प्लान कहते हैं, है ना। चलो मॉडल क्या था भाई इसका, तो ये मॉडल था डीपी धर मॉडल। कौन सा मॉडल था, डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल, मतलब इसका मॉडल तैयार किया था डीपी धर ने, डीपी धर मॉडल था, डीपी धर के द्वारा ये मॉडल जो है तैयार किया गया था, ठीक है। क्लियर बेटा, डीपी धर मॉडल, और समाप्त कब हो गया था ये, 1978 में ये मॉडल एंड हो गया था 1978 में। ऑब्जेक्टिव लिखो बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य बताइए, 5 प्लान का उद्देश्य क्या था, 5वीं पंचवर्षीय की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई हम गरीबी को हटाएंगे, रिमूव पॉवर्टी, सीधा बोल दिया। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटाएंगे, लेकिन गरीबी को हटाना इतना आसान नहीं है, कम किया जा सकता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको थी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको थी बेटा, प्रथम प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो लिखेंगे रिमूव पॉवर्टी, ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, ठीक है बेटा, ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, यानी रिमूव पॉवर्टी। क्लियर बेटा, किसी ने क्वेश्चन पूछा भी आता है ऐसा कौन सा 5 प्लान था जिसमें ये नारा दिया था रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, तो कौन सा है, तो ये हमारा 5th 5 प्लान है, रिमूव पॉवर्टी, ठीक है ना। ये मेन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट टाइम पहली बार मेन ऑब्जेक्ट था रिमूव पॉवर्टी का, इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि मैं गरीबी को हटाऊं। इसके साथ साथ टॉप प्रायोरिटी और किसके साथ किसको ली, यहां पे एक और लिखेंगे टॉप प्रायोरिटी, इसमें भी आ जाओ, शीर्ष प्राथमिकता किसके लिए दी गई थी, उसका क्या नाम था, किस तरीके से उसको बोला गया, तो ध्यान रख लो इस 5 प्लान में, इस पंचवर्षीय योजना है, इसमें एग्रीकल्चर को और नेक्स्ट प्रायोरिटी इसकी किसको, इंडस्ट्री और माइंस को दी गई थी। एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर यानी कृषि, पहली टॉप प्रायोरिटी कृषि को दी गई, गरीब हटाना है, तो गरीब हटाने कृषि को, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि कृषि पर आधारित लोग ज्यादा हैं, कृषि पर बेस्ड लोग ज्यादा हैं, कृषि को ऑक्यूपेशन के लिए जो है यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं इंडिया में। नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको थी, नेक्स्ट यानी अगली इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, एंड माइंस का मतलब होता है खाने, यहाँ पर इंडस्ट्री
नेक्स्ट और माइनस खानों को, पहला एग्रीकल्चर को, रिमूव पॉवर्टी या हटाओ। चलो देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट वृद्धि दर, टारगेट क्या था भाई, लक्ष्य क्या निर्धारित किया था इन्होंने, लक्ष्य क्या निर्धारित किया था, लक्ष्य देखो गरीब हटाओ एग्रीकल्चर की बात करिए, पहले दो एग्रीकल्चर की बात करी तो दोनों ही सक्सेसफुल रहे थे, थर्ड वाले में नहीं की, फोर्थ वाले में नहीं की, दोनों ही फेल हो गए। लेकिन और भी रीजन रहे सारे, ये हम देख रहे हैं कि जहां पर एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रायोरिटी दी है वहां पर ये जो है जो हमारे 5 प्लान है वो हमारे सक्सेसफुल है, ठीक है ना। चलो देखो, तो इस 5 प्लान में जो हमारा फिफ्थ वाला 5 प्लान है, इसमें लक्ष्य था 4.4% का और अचीवमेंट कितना हुआ, अचीवमेंट या अचीव खाली, अचीव यानी प्राप्ति, प्राप्ति होती 4.83% की। This means this plan was successful हुआ, तो ये प्लान बेटा सफल हो गया, ये प्लान सफल रहा आपका, ठीक है। ध्यान रखो डीपी धर मॉडल है, उद्देश्य था फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट टाइम रिमूव पॉवर्टी, गरीब हटाओ को नारा दिया गया था, टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को इसमें, और नेक्स्ट इंडस्ट्री और माइंस को, खाना उद्योग को। इस प्लान में भाई वृद्धि दर की रखी गई थी, टारगेट था 4.4% का और अचीवमेंट हुआ 4.83% का, इधर ध्यान रखिएगा। ये प्लान क्या हुआ बेटा, ये प्लान सक्सेसफुल रहा था भाई। इन्होंने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी का ध्यान सुनना, गरीबी हटाओ। बल्कि मैं बता दूं कि 1977 में इंडिया में जो है ये जो प्लान चल रहा था उसी के थ्रू एक तरह से बोला जाए कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया, उसके लिए 20 पॉइंट्स प्रोग्राम आया, ठीक है ना, कि कैसे भी करके हम जो है इस गरीबी को हटाएं। क्या चाहिए लोगों को, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें चाहिए ना। इन 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इन 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया। तो पहला पॉइंट लेंगे, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इतना ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता किस चीज की होगी, न्यूनतम आवश्यकता, मिनिमम नीड्स है क्या, लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या, फंडामेंटल नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स क्या है, ये बताइए, बेसिक नीड्स है क्या इनकी। चलो देखते हैं इसके बारे में भी। चलो देखो, ये लॉन्च हुआ था 1974-75 में, रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों, साथ में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1975 में। इसको बोलेंगे 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम बोलेंगे बेटा इसको, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम रोटी कपड़ा मकान के लिए 1973 में लागू हुआ था और 20 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च हुआ था 1975, ठीक है ना भाई। गरीबी को जो हटाना था, ठीक है। चलो इसको हटा दें, हाँ इसको नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेने से तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ था बेटा, जिसका नाम क्या था, लिख लेंगे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इरिगेशन का था ये, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। इसको बोलेंगे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एज इट इज को हिंदी में लिख देंगे, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम,
कमांड मतलब नियंत्रित एरिया मतलब क्षेत्र, डेवलपमेंट मतलब विकास, प्रोग्राम मतलब ये लॉन्च हुआ था 1974 और 75 में। ये किसके लिए था? ये था बेटा इरिगेशन के लिए। किसके लिए था? इरिगेशन के लिए था। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई के लिए था। सिंचाई, ये सिंचाई के लिए था, इरिगेशन के लिए था, मतलब सिंचाई के लिए एक कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था 1974 और 75 में, ठीक है ना। मतलब इसमें था कि हम वाटर का जो पानी है हमारा उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, टू यूटिलाइज वाटर इन द मेजर कंसेप्ट बेसिस, मतलब एक अच्छे तरीके से हम सिंचाई करेंगे और उसके लिए प्लान जो कौन सा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च कर दिया गया था। तो ये था आपका 5वां 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। बेटा इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में तुरंत से क्या हो गया है, देखो यहां पर आ गया था एक गैप आ गया था, 2 ईयर का गैप आ गया, 2 ईयर गैप आ गया था, 2 साल 2 वर्ष का गैप, 2 वर्ष गैप था, ठीक है। और इसको इस गैप को 1978 से 1978 से और 1980 तक रखा गया। इसको बोला गया रोलिंग प्लान। क्या बोला गया बेटा? इसको रोलिंग प्लान बोला गया इसको, या फिर इसको बोला गया रोलिंग प्लान, इसको लिख देंगे रोलिंग प्लान बोला गया। ये रोलिंग प्लान कौन लेके आया? तो आप जानते हो, जान लो, इट वॉज adopted by NDA गवर्नमेंट। एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए की क्या होती है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए गवर्नमेंट या जनता पार्टी की सरकार थी उसमें। एनडीए गवर्नमेंट फ्रॉम जापान, मतलब ये प्लान, ये जो रोलिंग प्लान था ये कहां से लिया गया था? ये लिया गया था जापान से। और किसके द्वारा लिया गया? एनडीए पार्टी के द्वारा इसको लिया गया था, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे, ये है योजना जापान से ली गई, जापान से ली, जापान से ली गई, ठीक है बेटा। चलो ध्यान से देखो बेटा, यह योजना जापान से ली। अब ध्यान से देखना, 18% हटा दो मैं इसको। अच्छा एक चीज बता दूं, यह योजना जापान से ली गई। जापान में किसने दी थी? जापान में किसने दी थी? ये जापान में किसके द्वारा दी गई थी? जापान में दी गई थी वहां के जो इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम था गुन्नार मिर्डल। इनका नाम क्या था? इनका नाम था गुन्नार मिर्डल। इनका नाम था गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल ने ये योजना जापान में दी और इंडिया में लेके आई इसको एनडीए गवर्नमेंट। कहां से लेके आई? जापान से। ये किसके लिए थी? ये किसके लिए थी? फॉर जीडीपी फॉर ग्रोथ, इसको लिख लो, फॉर ग्रोथ ऑफ जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जीडीपी वृद्धि दर के लिए, जीडीपी वृद्धि दर के लिए था। समझ में आ गया? रोलिंग प्लान किसने शुरू किया? एनडीए गवर्नमेंट ने। कहां से लिया गया? जापान से। जापान में किसने दिया? गुन्नार मिर्डल ने। किसके लिए दिया था? जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए, ठीक है बेटा। लेकिन आपको बता दूं इसके साथ साथ प्रोफेसर राजकृष्णा ने हिंदू ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए एक और प्लान लॉन्च किया था, ध्यान में इसको, ठीक है ना। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब उसमें उनका मानना था कि हिंदुओं की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए
हिंदू ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए तो हम जो है इसको ला सकते हैं। चलो देखो, हिंदू ग्रोथ रेट इसको ले कौन आया? प्रोफेसर राजकृष्ण। प्रोफेसर राजकृष्ण, प्रोफेसर राजकृष्ण इसको देखिए। और आप ऐसे भी कह सकते हो, इसमें हिंदू ग्रोथ रेट बढ़ा था क्या? क्या बिल्कुल बढ़ा था। हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू की वृद्धि दर बढ़ी थी 3% से 3.5% तक ये बढ़ गया। अगर आपसे पूछा हिंदू ग्रोथ रेट को किसने कॉइंट किया था, तो वो कॉइंट किया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने। और ग्रोथ रेट कितना बढ़ा था? ये इंक्रीज हुआ था। इंक्रीज यानी वृद्धि जो हुई थी कितनी हुई थी? 3% से 3.5% हुई थी। इतना ध्यान रखना। तो ये बेटा रोलिंग प्लान था आपका, इतना ध्यान रखना। ओके बच्चा, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। मेरा आप सब लोगों से कहना है कि अगर मान लो आपको ये जो कंटेंट है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप इसको सब्सक्राइब करने के बाद में दूसरे फ्रेंड्स वगैरह को, अपने जानने वालों को, इनको जो है पढ़ने के लिए आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।